Good afternoon, everyone. I hope you are really doing well. I welcome to all of you to own channel Literature Pulse with you, tutor Swanadim. So today we are going to cover a play, a very important and absurd play, which name is No Exit, written by Jean Paul Sartre. So without wasting any time, let's get started with his life sketch. तो जेन पॉल सेटर जो थे वो 21 जून 1905 को पेरिस में पैदा हुए और उनकी जो डेथ थी वो 15 अप्रैल 1980 को पेरिस में ही हुई। वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट थे और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो थी इनकी फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंशनलिज्म थी, जो कि 20वीं सदी में आई थी, ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, जो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। अच्छा जी, प्ले स्टार्ट करने से पहले या उसकी समरी पढ़ने से पहले चलिए इसकी छोटी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए 1940 में हमारे जो राइटर हैं सेट्रे, उन्होंने फ्रेंच वॉर में हिस्सा लिया था, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू फ्रेंच वॉर में हिस्सा लिया था उन्होंने। लेकिन 1940 में जर्मन एक पार्टी थी नाजी, जिन्होंने इनको 9 माह के लिए प्रिजन में बंद कर दिया था, इन्हें प्रिजनर बना दिया था, वहाँ पे इनको बंद कर दिया था। अब उस 9 माह की ड्यूरेशन में हमारे राइटर ने एक बुक पढ़ी थी मार्टिन हेडिगर की, बीइंग एंड टाइम। मार्टिन हेडिगर जो थे वो जर्मन राइटर थे और 20वीं सदी के वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट जो है वो राइटर हैं। उन्होंने अपनी बुक में बीइंग एंड टाइम में ह्यूमन बीइंग एज इंडिविजुअल की बात की थी। उन्होंने कहा था कि इंसान अपनी फेट का खुद रिस्पॉन्सिबल है, इंसान के पास, एक इंडिविजुअल के पास एक फ्री विल है, वो जो चाहे वो कर सकता है, अपने एक्ट्स का रिस्पॉन्सिबल वही है। अब यही आइडियाज़ जो हमें सेट्रे के वर्क में नज़र आते हैं। अब 1941 में जब वो रिलीज़ हुए तो वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गए, ठीक है, और उन्होंने साथ ही अपना एक वर्क पब्लिश करवाया जिसका नाम था बीइंग एंड नथिंगनेस। उसके उसी साल के अंदर उन्होंने नो एग्जिट प्ले भी लिखा और वो भी पब्लिश करवा दिया। अब इन दोनों में बहुत ही सिमिलैरिटीज़ हैं और अगर आप कह सकते हैं कि ये बीइंग एंड नथिंगनेस की सिर्फ एक प्रैक्टिकल आपके सामने आया है नो एग्जिट, तो ये गलत कहना नहीं होगा, क्योंकि नो एग्जिट में वही सारी बातें अब्सर्डिज्म का है, नथिंगनेस का है, इंडिविजुअलिज्म, एग्जिस्टेंशनलिज्म के ऊपर फोकस किया गया है, बात बताई गई है। सेट्रे कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल इंसान खुद है, वो रिलीजन को और गॉड को नेगेट करते हैं। वो क्लियर वर्ड्स में कहते हैं कि गॉड, रिलीजन, ये सारी चीज़ें हमारी फेट का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट है तो ये मिस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमें खुद सब कुछ करना होगा, अगर हमें उठना है तो खुद उठना होगा, हमें अपने लिए खुद काम करना होगा। तो ये सारे आइडियाज़ थे, तो ये था नो एग्जिट और उसकी सारी बैकग्राउंड। तो अब समरी की बात कर लेते हैं। तो नो एग्जिट की जो समरी है वो 3 कैरेक्टर्स पे बेस है और इसकी समरी स्टार्ट होती है कि ये तीनों कैरेक्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं मर चुके हैं और अब उन्हें हेल में लेके आया जा रहा है और ये उन्हीं की स्टोरी होगी, ठीक है। सबसे पहला करेक्टर समरी स्टार्ट होती है, सबसे पहला करेक्टर एक वैलेट है, एंजल है। वो सबसे पहले करेक्टर ग्रेसिन को जो है वो हेल में लेकर आ रहा है और हेल का एक ड्राइंग रूम बनाया हुआ है जहाँ पे सोफे शोफे लगे हुए हैं और वो उसको सबसे पहले अंदर लेके आता है। अब ग्रेसिन ये सब कुछ देखता है, वो एक सोल्जर था और वो मर चुका है। ग्रेसिन ये सब कुछ देखता है तो बड़ा हैरान होता है और वो उसको पूछता है कि बाकी टॉर्चर टूल्स जो हैं जिससे हमें टॉर्चर किया जाएगा वो कहाँ हैं, मतलब मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई टॉर्चर सेल की तरह ये नहीं बना हुआ है, बल्कि टॉर्चर टूल भी मुझे कोई नज़र नहीं है, वो कहाँ है। मतलब हमें तो बताया गया था दुनिया में कि जो बुरे काम करते हैं उन्हें पत्थरों का अज़ाब होगा, आग के वो जो दरिया होता है उसमें फेंका जाएगा और बहुत कुछ, वो टॉर्चर हमारे साथ किए जाएंगे या नहीं। तो वेलेट उसको कहते हैं कि तुम थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, तुम्हें यहाँ पे बहुत से टूल्स मिल जाएंगे जिससे तुम पे टॉर्चर किया जाएगा, तो डोंट वरी। अब ग्रेसिन ये सब कुछ देख रहा होता है और वेलेट चला जाता है। अब दूसरा करेक्टर थोड़ी देर बाद आता है, उसका नाम है नीज है, और तीसरा करेक्टर थोड़ी देर बाद आता है जिसका नाम है स्टेला, वो एक एरोगेंट वुमेन। अब ये तीनों करेक्टर आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, हेल के उस ड्राइंग रूम में बैठ के, सोफ़ों पे बैठ के, और बड़ी अब्सर्ड सीन की बातें होती है। सबसे पहले जब स्टेला आती है तो वो कहती है कि मेरे कपड़ों से ये सोफ़ा मैच नहीं हो रहा, मैं कहाँ बैठूँ, उसे ग्रेसिन का सोफ़ा पसंद आता है। तो ग्रेसिन उसको कहता है ठीक है तुम यहाँ बैठ जाओ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इन लोगों की बातचीत होती है, बातचीत करते करते एक दूसरे को बताते हैं कि पता नहीं क्यों इन लोगों को हेल में लाया गया है, इन लोगों ने तो कोई ऐसा जो क्राइम है वो कमिट नहीं किया, तो पता नहीं क्यों ये लोग लेके आए। लेकिन अनीस इस बात पे इन सब का आर्ग्यू हो जाता है और वो कहती है कि तुम लोग क्यों एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक रहे हो, तुम लोगों को पता है कि कोई ना कोई ऐसा क्राइम तुम लोगों ने किया है जो यहाँ पर आए हो, तो जल्दी से अब अपना कन्फेस करो। तो सबसे पहले जो ग्रेसिन है वो सच बोलता है, वो कन्फेस करता है कि हाँ उसने अपनी वाइफ को जो है वो चीट किया, धोखा दिया था दुनिया में, और उसके सामने अपनी गर्लफ्रेंड को लाता था और उसको मतलब
मतलब उसको डाँटता था, अब्यूज़ करता था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता था। और दूसरा उसने जो क्राइम कमिट किया वो ये कि वो वॉर से भाग गया था। हालाँकि वो कहता है कि मैंने बहुत से सर्कमस्टांसेस देकर एक अच्छा फ़ैसला किया था, लेकिन मुझे खुद के सोल्जर्स ने सिर्फ़ इसी बात पे पकड़ के कि क्यों ये वॉर से भागा, ये कॉवर्ड कमज़ोर इंसान है, उन्होंने मेरी चेस्ट में 12 गोलियाँ मारी और मैं मर गया। अब इसके बाद स्टेला जो है वो कन्फेस करती है, वो बताती है कि किस तरह उसने अपने ओल्ड हस्बैंड को जब वो धोखा दिया और स्विट्ज़रलैंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, वहाँ उनका एक बेबी भी हुआ और उसने उस बेबी को जानबूझकर डर की वज़ह से, खौफ़ की वज़ह से, दुनिया के क्वेश्चंस की वज़ह से उस बेबी को उसी अपने बॉयफ्रेंड के सामने डुबोकर पानी में मार दिया, जिसकी वज़ह से उसके बॉयफ्रेंड ने खुद को गोली मार ली और इस क्राइम की वज़ह से वो यहाँ पर आई है। इसके बाद अनीस बताती है कि वो एक लेस्बियन है और उसने अपने कज़न की वाइफ़ को सेड्यूस किया था। वो जब दोनों सो रही थी तो उसके कज़न ने गैस का सिलेंडर ऑन कर दिया था, जिसकी वज़ह से वो और उसके कज़न की वाइफ़ दोनों मर गए थे। तो इस वज़ह से ये तीनों इधर है। अब इन तीनों को समझ आ जाता है, स्पेशली ग्रेसिन को समझ आ जाता है कि इन लोगों का टॉर्चर यही है कि ये तीनों एक दूसरे को बर्दाश्त करें। वो बाहर जाना चाहते हैं, यहाँ से मूव होना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकते, ठीक है। अब क्या होता है, अनीस मैंने बताया एक लेस्बियन है, होमोसेक्सुअल है, वो अब स्टेला में ज़्यादा उसको सेड्यूस करना चाहती है, उसमें अट्रैक्शन उसको मिल रही है, ठीक है। लेकिन स्टेला जो है वो ग्रेसिन से ज़्यादा इंस्पायर है क्योंकि वो एक सोल्जर था और उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। लेकिन ग्रेसिन इनसे सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मांगता है कि मुझे बताओ कि मैं कॉवर्ड नहीं हूँ। दरअसल वो हेल में बैठा हुआ है, उसने अपने कुछ कोलीग्स को नीचे ये बात करते हुए देख लिया था कि ये वॉर से इसलिए भागा था क्योंकि ये कॉवर्ड इंसान था, एक वीक इंसान था, ये इस काबिल ही नहीं था कि ये जंग में जा सके। तो अब वो उनसे पूछा होता है कि मुझे बताओ कि मैं वाक़ई एक कमज़ोर इंसान हूँ, एक बुज़दिल इंसान हूँ, जिस पे अनीस अब स्टेला की वजह से उसको कहती है कि हाँ, तुम एक कमज़ोर इंसान हो, जबकि स्टेला उसको क्योंकि प्यार करना स्टार्ट हो जाती है और उसको कहती है कि नहीं, तुम एक कमज़ोर इंसान नहीं हो, तुम मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। अब क्या होता है, इसकी ये सारी बातें सुन के ग्रेसिन जो है वो स्टेला के साथ टाइम स्पेंड करता है, लेकिन अनीस बार-बार बीच में इंटरप्ट कर देती है। स्टेला इसी यही बात सुनकर ना स्टेला अनीस पे हमला करने की कोशिश करती है, उसको मारने की कोशिश करती है। और जब अनीस इसके जवाब में उसको कहती है कि तुम अब कितना मुझे मारोगी, हम लोग ऑलरेडी मर चुके हैं और हेल में हैं। और अब ये तीनों ये सारी बातें सुन के तो वो सोफ़े पे बैठ जाते हैं और इनको पता चल जाता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। ग्रेसिन एक टाइम पे भागने की कोशिश भी करता है, दरवाज़ा खुल भी जाता है, जो वैलेट उसको बता के गया होता है कि अगर तुम ये बेल बजाओगे और मैं आ जाऊँगा और दरवाज़ा खुल जाएगा इस रूम का। वो दरवाज़ा खुल भी जाता है लेकिन वो नहीं जाता क्योंकि वो अनीस की नज़रों में खुद को बुज़दिल इंसान नहीं करना चाहता। वो कहता है कि अनीस भी मुझे कहे कि मैं एक बुज़दिल इंसान नहीं हूँ, और इस वज़ह से वो भी सोफ़े पे बैठ जाते हैं, वो तीनों बैठ जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि बेसिकली हेल जो है वो हेल ये नहीं है जो हमें बताया जाता है, बल्कि हेल जो है दूसरे लोग हमारी ज़िंदगी को बना देते हैं। दूसरे लोग जो हैं हमें जहन्नुम की ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मजबूर कर देते हैं और इसी इसी टॉर्चर को हेल कहते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये छोटी-सी स्टोरी थी, एब्सर्डिज़्म, नथिंगनेस, एक्जिस्टेंशनलिज़्म, ये सारी चीज़ें इसमें आई हुई हैं। अब इनके थीम्स एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर जो थीम है वो ह्यूमन इंटरेक्शन है, कंट्रोल है एंड सेंस ऑफ सेल्फ है। द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इज़ द एम्पैथी वर्सेस सेल्फिशनेस। वन मोर थीम इसका सेल्फ डिसेप्शन वर्सेस एक्सेप्टेंस है। और इसके अलावा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम जिसके ऊपर पूरा जो प्ले बेस्ड करता है, दैट इज़ एक्सिस्टेंशनलिज्म एंड एब्सर्डिज्म, फूलिशनेस भी कह सकते हैं जी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज प्ले एंड अबाउट दिस थीम्स एंड कैरेक्टर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। स्टे इनक्विजिटिव फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।